Well, a very good morning to all of you and welcome back. The first important question that has come up is from Karthik. कितने आए हैं आज? As I said, आज का एजेंडा थोड़ा से और रोटेशन के ऊपर हल्का सा और डिस्कशन करेंगे और उसके बाद जो है हम लोग हाँ धीरे धीरे पार्टिसिपेंट्स के भी लिस्ट कम होते जा रहे हैं. So if you remember, I told you about attendance graph that my professor told once when we were in college, which is the radioactivity curve. You करके ऐसे, ठीक है ना? So I think probably that's what is being followed here also, and अनिरुद्ध सेठ की वैसे भी रोहन खुद नहीं आता था, उसके पेरेंट्स भेजते थे. Quite possible, है ना? बहुत सारे ऐसे होते ही हैं. Shivam has also said कि there are only this many number of students, 13 today. हाँ वो तो है, अब जो है सो है ना? अब धीरे धीरे क्या है ना कि things are getting little bit towards the finalization stage. I mean, in the sense कि अब धीरे धीरे खुद से ही पढ़ने का स्टेज आ रहा है. I understand. चलो anyway, तो आज हम लोग थोड़ी देर के लिए पहले डिस्कस करेंगे इम्पल्सिव फ्रिक्शन के बारे में और उसका क्या रोल रहता है इन रोटेशन. ठीक है ना? इम्पल्सिव फ्रिक्शन, ठीक है, एंड दैट इज impulsive friction. Well, the first question that I would like to ask you is that suppose एक sphere है जो कि कई बार ऐसे देखा होगा जो कि प्योर रोलिंग करके जा रहा है और म्यू है, वॉल में भी है, इसमें भी है, और ऑल सरफेसेस का जो म्यू है दैट इज सपोज इक्वल टू 0.5. ठीक है ना? सपोज द म्यू इज इक्वल टू 0.5, दैट इज हाफ. तो ऐसे में सपोज ये रोल करके जा रहा है और क्वेश्चन ये है कि ये ऐसे देखना प्रोजेक्टाइल की तरह आएगा. फाइन. सो क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द रेंज ऑफ दैट. ठीक है? क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द रेंज ऑफ द कोलिजन आफ्टर कोलिजन, और इसमें E का वैल्यू दे रखा है सपोज 1. ठीक है? और वेलोसिटी कुछ u ले लो, वेलोसिटी को कुछ u ले लो, और E का वैल्यू 1 दे रखा है एंड यू टू फाइंड आउट what will be the range of the projectile. So that's one impulsive friction based question. Second question is that suppose एक बॉडी को h हाइट से गिराया गया, ठीक है, और इसको काफी हाई स्पिन दिया गया है ओमेगा इन दिस डायरेक्शन, स्पिन करके छोड़ दिया गया, and let's say it is also a hollow sphere. Suppose this is also a hollow sphere. This is a hollow sphere. तो क्वेश्चन इज दैट देखना ऐसे करके, ये अगर स्फीयर हुआ तो देखना ये भी ऐसे करके कहीं ना कहीं ऐसे जंप करेगा. तो क्वेश्चन इज फाइंड आउट द रेंज ऑफ दिस आल्सो. ठीक है? सो फाइंड आउट द रेंज ऑफ दिस आल्सो. तो एक तो इसका रेंज निकालना और एक इसका रेंज निकालना. ये भी देखना ऐसे से बाउंस करते रहते, जब गिरेंगे ना तो देखना ऐसे जाएंगे. तो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू गो. टू फाइंड आउट द रेंज इन ईच केसेस. दोनों में देखना इंपल्सिव फ्रिक्शन का रोल रहेगा. ठीक है? गो अहेड, फर्स्ट वन फर्स्ट, पहला वाला करो. अनिरुद्ध दास की क्या पहले वाले में फ्लोर फ्रिक्शनलेस है? एक्चुअली पहले वाले में रोलिंग से जा रहा था, लेट अस से फ्रिक्शनलेस, डजंट मैटर, और इसका म्यू इज इक्वल टू 0.5. ठीक है? फ्लोर फ्रिक्शनलेस ले लो, सो इट इज रोलिंग विद स्लिपिंग. यू स्पीड से जा रहा है और हाई स्पीड से इसको स्पिन दिया, सो यू हैव गिवन इट लाइक दिस. तो करके ऐसे जा रहा है और स्पिन करते करते गया, फिर ऐसे करके आया. ये इनिशियली ऐसे घूम रहा है. ठीक है? दोनों केस में बोथ आर
हाई एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल। दोनों केस में E इक्वल टू 1 ले लो, और नहीं तो E इक्वल टू E ले लो, चलो कोई डजंट मैटर। E इक्वल टू 1 लेना भी जरूरी नहीं, E इक्वल टू E ही ले लो चलो। तो E इक्वल टू E में लास्ट में 1 पुट करूंगा तो वही रिजल्ट आएगा जो कि 1 के बारे में पूछ रहे हैं। अभी E इक्वल टू E लेने में कोई हर्ज नहीं है ना, तो गो अहेड। So let's start with this one first. We're going to assume a large impact force. We're going to assume a large impact force, much larger than the weight of the body. ठीक है ना? तो फिर हम क्या करेंगे ना, इसमें जो डेल्टा पी एक्स होगा, ठीक है ना, डेल्टा पी एक्स होगा वो क्या होगा ना, एम इंटू यू इंटू 1 प्लस, क्योंकि वापसी आएंगे यू वेलोसिटी से और गया है यू वेलोसिटी से, तो अगर इस रेशियो को पॉजिटिव ले रहा हूं मैं, तो दैट केस फाइनल मोमेंटम हो गया एम इंटू यू माइनस एम। तो अगर मैं इसको पॉजिटिव लेता हूं तो इस डायरेक्शन में, तो therefore the change in momentum in the x direction will be this, और उसी टाइम पे mu times this will be the change in momentum in the y direction. तो therefore delta p y हो गया mu times delta p x, है ना। तो therefore m into vy will be equal to mu times this, यानी mu times u into 1 plus, ठीक है, into m में लगा दो, यानी vy is equal to mu into 1 plus e into u, ठीक है। just have a look here, time of collision is extremely small, इतना छोटा कि उसी दौरान जो ग्रेविटी का डाउनवर्ड फोर्स है उसका कोई इंपैक्ट या उसका कोई इफेक्ट हम नहीं लेंगे, यानी हम नेग्लेक्ट करेंगे, नहीं लेंगे मतलब नेग्लेक्ट करेंगे, और कोई बात नहीं। So that's how it is. So Vy is equal to mu into 1 plus e into u, ठीक है। चलो now let's proceed। तो अगर ऐसे होगा तो दैट केस क्या होगा, तो देखो Vx तो हो गया e into u वापसी का, तो therefore वापसी का वेलोसिटी हो गया e into u, और ये हो गया mu into 1 plus e into u, यानी mu into 1 plus e into u। तो इससे क्या होगा ना, टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। तो अब हम निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2vy by g, तो ट्वाइस ऑफ दिस कर दो, यानी 2 into mu into u into 1 plus e by g, ये टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा। और उससे क्या होगा ना, रेंज भी आ जाएगा। कैसे? टाइम ऑफ फ्लाइट इनटू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है ना, ये u से गया और वापस कैसे आएगा, eu। अब e के जगह 1 पुट कर देना अगर 1 पूछा है तो, अदरवाइज e को तो जनरली रखो तो अच्छा है। रेंज इज इक्वल टू vx इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, तो vx तो eu और टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, यानी 2e mu into u square into 1 plus e by g, that will be the range। ठीक है, 2 into e into mu into u square into eu मल्टीप्लाई कर रहा हूं, हाँ ठीक है, ये into 1 plus e upon g, that's the case। ध्रुव एसिड के vy फिर से बता दो। एक्चुअली पता क्या है कि जिस समय ये स्ट्राइक कर रहा है और वापस आ रहा है तो एक हॉरिजॉन्टल फोर्स मिल रहा है ना, और एक हॉरिजॉन्टल इंपल्स मिल रहा है। चलो तो लैंग्वेज बदल देता हूं मैं, और वो हॉरिजॉन्टल इंपल्स मिल रहा है बिकॉज ऑफ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंपल्सिव नॉर्मल डायरेक्शन अलोंग द एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस का मोमेंटम चेंज कर रहा है फ्रॉम mu या माइनस mu टू e टाइम्स mu। बाय द वे मैंने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया, ध्यान रखना, तो इसलिए मैंने बोला माइनस mu से लेके e टाइम्स mu
तो ये मोमेंटम का चेंज हुआ, तो दैट्स व्हाट द चेंजेस। तो ये आ गया और एम वी वाई आ गया। किससे ना, देखो जितने देर में एक नॉर्मल एक्शन हॉरिजॉन्टल लग रहा है उतने देर में एक फ्रिक्शन भी ऊपर की तरफ लग रहा है, दैट विल बी म्यू टाइम्स नॉर्मल एक्शन। इसलिए अगर हॉरिजॉन्टल में अगर मोमेंटम चेंज कुछ एक होता है तो वर्टिकल डायरेक्शन का मोमेंटम चेंज क्या होगा, म्यू टाइम्स दैट, है या नहीं। तो वही किया गया। तो देखो डेल्टा पी वाई को मैंने क्या किया, म्यू टाइम्स डेल्टा पी एक्स, और डेल्टा पी एक्स तो ये है, तो इसलिए मैंने लिख दिया एम यू म्यू 1 प्लस सी, और उससे क्या होगा, एक वर्टिकल वेलोसिटी मिलेगा उसको वी वाई, दैट इज म्यू इनटू 1 प्लस सी इनटू यू, दैट्स इट। बाकी तो एक बार देख लो, ठीक है। तो ये आ गया रेंज vx इनटू टी। अगर मान लो e इज इक्वल टू 1 होगा, स्पेशल केस, तो स्पेशल केस e इज इक्वल टू 1, तो रेंज क्या आ जाएगा, तो e अगर 1 हो तो ये खत्म हो गया, ये 2 हो जाएगा, इन दैट केस इट विल बी 4 म्यू u स्क्वायर बाय g, 4 म्यू u स्क्वायर बाय g। हां ठीक, ये है 4 म्यू u स्क्वायर अपॉन g, ठीक है। स्पेशल केस अगर e इज इक्वल टू 1 हो तो दो कैलकुलेशन, द कैलकुलेशन कैन डू नाउ योरसेल्फ। अब इस पे आ जाओ, ये भी सिमिलर ही है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है इसमें भी, ठीक है। तो मैं बता दूं इसको, कुछ पूछना है इसमें से, आई होप इट्स ओके। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, दैट हाई ओमेगा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि देखो ड्यूरिंग कोलिजन अ वेरी स्ट्रांग इंपल्सिव फोर्स इज बीइंग ऑब्टेन्ड एंड दैट विल आल्सो लीड टू अ वेरी स्ट्रांग इंपल्सिव फ्रिक्शनल टॉर्क आल्सो। तो वो जो फ्रिक्शनल टॉर्क है वो ओमेगा को कम करेगा, तो कहीं ऐसे ना हो कि ओमेगा इतना कम हो कि पता चला पूरे इंपल्सिव फोर्स के मिलने के पहले ही ओमेगा रुक गया, तब तो कहानी अलग हो जाएगा, इट विल बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड। तो देयरफॉर इतना कर लेना कि एक स्ट्रॉन्ग या लार्ज वैल्यू ऑफ ओमेगा नॉट दे दो, सो दैट द ओमेगा डज नॉट स्टॉप ड्यूरिंग द इंटरवल ऑफ कोलिजन। सो टू prevent omega from stopping in between small collision interval, बस कोलिजन इंटरवल पे रुकना नहीं चाहिए, तो वो ना रुके इसलिए क्या है कि एक ओमेगा स्ट्रॉन्ग यानी लार्ज वैल्यू दे देना, फिर ये रुकेगा, देन देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम, ठीक है। चलो, सो दैट वाज अबाउट मोर लेस दिस क्वेश्चन, ऑल द nitty-gritties, and there are no questions or doubts, so therefore let me move ahead. Now quickly answer this. इसका आंसर दे दो। Yeah, go ahead. Quickly give the answer. Time. तो इस बार भी क्योंकि E है और इसका जो वेलोसिटी बिफोर स्ट्राइकिंग हो वो क्या हो, √2gh। So therefore delta py this time will be again 1 plus E into m into under root of 2gh। तो इसमें भी हम ये एज्यूम करेंगे कि ड्यूरिंग द कोलिजन टाइम ऐसे तो घूम रहा है, तो ये जो पॉइंट है इधर जा रहा है, यानी फ्रिक्शन इधर होगा। Of course it will be kinetical, so the friction will be in this direction, ये तो पक्का पता चल। तो therefore इसमें horizontal momentum मिलेगा, so delta px is equal to mu times delta py, that is this, यानी mu times 1 plus e into m into under root of 2gh, which will be equal to तो mvy, sorry mvx, because this is what is going to create the velocity along the x-axis. That's it. तो इससे क्या होगा, vx आ गया, तो vx क्या आ जाएगा, m से कैंसिल कर दो, यानी mu 1 plus e into under root of 2gh। ओके, एक आंसर आ गया, दैट इज मनन डंगवाल का, दैट इज 4 into e into 1 plus e into mu into h। ठीक है, अभी देखता हूं, तो डेल्टा पी वाई से क्या होगा ना, इसका एम वी वाई आ जाएगा। वैसे बाय द वे वी वाई क्या आएगा,
E into under root of 2gh after the collision. E into under root of 2gh. तो ये हो गया Vy. तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया 2Vy by g is equal to 2 into E into under root of 2gh by g. ये हो जाएगा इसका टाइम ऑफ फ्लाइट आफ्टर कोलिजन. बस दैट्स इट. तो इससे क्या होगा, रेंज आ जाएगा. रेंज इज इक्वल टू व्हाट, vx into टाइम ऑफ फ्लाइट. और vx क्या होगा, ये वाला mu into 1 plus e, mu into 1 plus e into under root of 2gh into इसका 2e into under root of 2gh by g. तो वो 2gh का पूरा कैंसिल हो जाएगा और g कैंसिल हो जाएगा, है ना. h बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा इक्वल टू एक 2 ऑलरेडी है और एक 2 बाहर आएगा, तो 4 mu e into 1 plus e into h. That's what is coming out. 4e into 1 plus e into mu h. Okay, Manan has given the right answer. That's right. तो ये हो जाएगा इसका आंसर. अब अगर बाय चांस e का वैल्यू 1 होता है, नो इश्यूज. अगर e का वैल्यू 1 हो जाएगा तो इन दैट केस 8 हो जाएगा, है ना. 1 plus e, so that will become 2. ठीक है ना. So that will become 2 और ये तो 1 हो गया, तो 8 mu h हो जाएगा, है ना. तो स्पेशल केस is equal to 1 implies range. ये जो रेंज will be equal to 8 times mu h. That's it. ठीक है. Any issues in that? एक क्वेश्चन और मैं लास्ट लेना चाहूंगा, which will also be revision of what we have done earlier also, and that is कि अगर मान लो एक बॉल को मैं यहां से लॉन्च करता हूं U से at an angle theta, ठीक है, at an angle theta, then and let's say with a very large omega naught, again omega naught is very large, तो देखना ये यहां से ऐसे जाएगा. तो क्वेश्चन इज find mu so that E is equal to 1 है given, E is equal to 1 है. Find mu so that the ball retraces its path. It's a question on similar lines actually, nothing very difficult. I mean, you can do it in a very short time. जल्दी करो. Go ahead. Find mu so that the ball retraces its path. That's the question. जल्दी करो. I think cot theta is the right answer. Manan Nagwal has also given cot theta as the right answer. चलो good. Actually क्या हो रहा है ना, देखो बेसिकली चाहिए क्या ना, वर्टिकल डायरेक्शन में जो मोमेंटम चेंज हो रहा है वो तो होगा ही होगा. तो अगर ये u sin थीटा होगा तो ये भी u sin थीटा होगा, यानी डेल्टा py should be equal to m 2mu sin theta, and delta px, see the velocity should reverse. तो u cos theta से गया तो u cos theta से आना चाहिए, तो ये velocity का जो रिवर्सल है उसके लिए क्या रिस्पांसिबल है, is equal to mu times delta py, but that must be equal to 2 times mu cos theta. क्योंकि रिट्रेस करने के लिए क्या चाहिए ना, u sin theta सेम होना चाहिए, u cos theta ऑपोजिट होना चाहिए. तो ये u cos theta था लॉन्चिंग के टाइम, और लैंडिंग के बाद जब वापसी का जर्नी होगा तो u cos theta से ही वापस आना चाहिए, तब जाके क्या वो एग्जैक्टली रिट्रेस करेगा. सो वी हैव दिस इक्वेशंस, नाउ वी कैन इजीली इक्वल दैट टू. तो डेल्टा py रख देता हूं मैं, तो यू हैव mu टाइम्स, therefore mu times delta py, which is 2mu sin theta, 2mu sin theta is equal to
mu cos थीटा। इससे क्या होगा, mu में कैंसिल, 2 2 सब कैंसिल हो गया, यानी mu इज इक्वल टू cot थीटा। बिल्कुल सही, एकदम सही। तो मनन, अनिरुद्ध एंड ध्रुव हैज गिवन द परफेक्ट राइट आंसर। चलो ठीक है, लेट मी नाउ प्रोसीड टू समथिंग एल्स एंड दैट इज क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं मैं। I don't know whether the net is still on or not, क्योंकि यहाँ पे पावर तो चला गया, लेकिन होपफुली नेट ऑन होगा शायद, I don't know। चलो, the next question is that suppose I draw the top view of something, the side view is somewhat like this कि suppose एक पिलर है और यहाँ पे ना एक धागा लपेटा हुआ है और टेंजेंशियली ऐसे L लेंथ का थ्रेड को हमने रखा है और उसको हमने वेलोसिटी दे दिया, ओके नेट इज ऑन, ठीक है, वेलोसिटी दे दिया इनिशियली u, ठीक है। तो ये सिचुएशन, ये फिक्स्ड पिलर एंड इट इज अ सिलिंड्रिकल पिलर। तो ये हो गया इसका साइड व्यू, साइड से देखो। अगर मैं इसको टॉप से देखता हूं तो द टॉप व्यू विल बी समवॉट लाइक दिस, इज द सिलिंडर एंड दिस इज द लेंथ L, so I've given it a initial velocity u। तो क्वेश्चन इज ये देखना ऐसे करके लपेट लेगा इसके ऊपर ऐसे, ठीक है ना, फाइनली यही होने वाला है, ऐसे करके ये लपेटा जाएगा। तो क्वेश्चन इज टाइम टेकन, क्वेश्चन इज फाइंड टाइम टेकन फॉर दिस पार्टिकल टू हिट द सिलेंडर। आई थिंक टाइम टेकन बोल दिया तो दैट इज गुड इनफ। ये इसका 3D व्यू है और ये इसका टॉप व्यू, इसका रेडियस दिया हुआ है कैपिटल R, ठीक है, ये हो गया इसका टॉप व्यू। दिस ऑफ कोर्स द 3D व्यू। गो अहेड, क्वेश्चन इज कितने टाइम बाद ये उस सिलेंडर के अराउंड लपेट जाएगा और फिर ऑब्वियसली वो हिट करेगा सिलेंडर को। क्वेश्चन इज टाइम टेकन, ठीक है, गो अहेड। Before we start, before we get to the question, number one is that can we do angular momentum conservation? जनरली तो ये होता है ना कि जब ऐसे ऐसे करके हम लोग लपेटते हैं तो जनरली देखना क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। जैसे साइक्लोन्स में तो यही होता है, साइक्लोन में क्या होता है, दूर से विंड्स आना शुरू होता है और फिर जैसे जैसे सेंटर यानी आई ऑफ द साइक्लोन कहते हैं इसको, आई ऑफ द साइक्लोन के आसपास हवा आता है तो उसका स्पीड बढ़ जाता है और नियर द आई एकदम बहुत ही हाई स्पीड में सर्कुलेशन होता है, एंड दैट लीड्स टू लॉट ऑफ ह्यूज डिस्ट्रक्शंस दैट वी सी कॉमनली ड्यू टू साइक्लोन्स। तो क्या इस केस में एंगुलर मोमेंटम हम कंजर्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, दैट्स द क्वेश्चन, yes or no? Okay, Karthik says yes. Okay, what about the other opinions? बाकियों का क्या ओपिनियन है? Okay, Shivam says yes, Karthik says yes कि हाँ हम इससे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करेंगे। ओके, चलो एक काम करते हैं, क्योंकि दो ही जने ने आंसर दिया है तो मैं एक काम करता हूं, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व लेट से करता हूं सपोज, या जो भी उसके कंसीक्वेंसेस है वो हम करेंगे। ये बताओ कि इस पार्टिकल का स्पीड बढ़ेगा या क्या होगा, है ना। तो मैं एक छोटा सा पोल करना चाहता हूं, मैं पोल 11th वालों के साथ बहुत करता हूं बट तुम लोगों के साथ कम ही कर पाता हूं, है ना। लॉन्च पोल नहीं, एडिट, पहले एडिट करना पड़ता है, प्रोसेस बड़ा लंबा है लेकिन पोल का प्रोसेस अनफॉर्चुनेटली थोड़ा लंबा है बट इट वाज अ वेरी बैड एक्सपीरियंस, आई मीन इन द सेंस कि इसमें टाइम ही खराब हुआ, है ना। बट चलो जो भी है, क्या कर सकते हैं। ओके, आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन दैट इज विल द स्पीड इंक्रीज, डिक्रीज और रिमेन सेम, ठीक है। बट इंटरेस्टिंगली देयर आर ओनली 10 पार्टिसिपेंट्स ऑफ द पोल, अब जाके 11 हुआ, 12 हुआ अब, ओके चलो ठीक है।
Now at least the number of people who have participated has increased to 18. So there are still 5 people who are चलो let me end the poll अभी, क्योंकि इसके बाद मुझे लगता नहीं कि और इंक्रीज होगा. I'm ending the poll and I'm sharing the result. Share the results. तो रिजल्ट से ये शेयर हो रहा है कि सबसे ज्यादा तो है इंक्रीज करके कि इसका स्पीड इंक्रीज करेगा, और 3 लोग डिक्रीज के लिए भी वोट दिए. आई डोंट नो व्हाट वाज द लॉजिक फॉर डिक्रीज, ठीक है ना. और रिमेन सेम वाला 7 है. सो 9 फॉर इंक्रीज, 3 फॉर डिक्रीज एंड रिमेन सेम इज 7. इंटरेस्टिंगली इस केस में, चलो मैं आंसर नहीं बताता हूं, एक काम करोगे, जिन्होंने भी जो भी आंसर दिया, इंक्रीज हो या डिक्रीज हो या रिमेन सेम के फेवर में एक लाइन लिख सकते हो कि क्यों ये आर्गुमेंट यूज कर रहे हो, या क्यों बता रहे हो कि रिमेन सेम, या क्यों इंक्रीज, या क्यों डिक्रीज, ऐसे क्यों लिख रहे हो. जैसे शिवम has written the speed will increase. So what is the justification for speed increase? Yes, what is it? And similarly for equal and decrease, क्या लॉजिक है? ओके, कार्तिक has said कि angular momentum conservation. तो जैसे जैसे थ्रेड लपेटा जाएगा तो थ्रेड का लेंथ कम होगा, तो आर कम होगा तो वी बढ़ेगा. दैट इज द आर्गुमेंट यूज्ड. आई डोंट नो वेदर इट्स राइट और रॉन्ग, बट वो तो है. शिवम has given the time taken to wrap is equal to L square by 3RU. मनन says कि सेम होगा क्योंकि टेंशन इन स्ट्रिंग इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी. चलो ठीक है, मनन डंगवाल यू आर राइट. वेदांता says कि टू कंजर्व एंगुलर मोमेंटम, इस बार एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं हो पाएगा, ठीक है ना. दिस टाइम L will not be conserved, please understand, will not be conserved. अब बोलोगे क्यों? क्योंकि अब जरा बताओ कि अच्छा चलो ठीक है, अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करो तो किसी पॉइंट का वोट करोगे ना, कौन सा पॉइंट लोगे? चलो लेट अस से टेक दिस पॉइंट. अगर ये पॉइंट लेते हो तो ध्यान रखना थोड़ी देर बाद ये पार्टिकल ऐसे हो जाएगा, तो जब इस पॉइंट पे होगा तो फोर्स इसके थ्रू पास ही नहीं होगा, तो यानी टॉर्क तो बन जाएगा, इस पार्टिकल का टॉर्क तो बन ही जाएगा. क्यों? क्योंकि देखो ना, टेंशन इज नॉट पासिंग थ्रू दिस लाइन. या जब थ्रेड यहां पे आ जाएंगे तो उस समय में देखो पास नहीं कर रहा. तो देयरफॉर इस केस में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हम नहीं कर पाएंगे, एंड दैट इज द ट्रिकी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. सो दिस क्वेश्चन इज नॉट बेस्ड ऑन एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन. On the contrary, what the Manan Dangwal has argued is very correct, and that is, हमेशा देखो इसका जो वेलोसिटी होगा वो टेंशन के हमेशा परपेंडिकुलर, चाहे कहीं पे भी ले, इसका वेलोसिटी क्या होगा, टेंजेंशियल टू द कर्व. जबकि जो टेंशन होगा यहाँ पे, टेंशन वो टी डैश हो जाएगा, क्योंकि टी तो सेम नहीं रहेगा, टी डैश हो जाएगा, बट होगा क्या ना, परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट. So therefore, in this case, the only thing I can say is that t is perpendicular to velocity vector at every instant. So therefore, work done due to tension is equal to 0. और इस पार्टिकल के ऊपर जो mg नॉर्मल एक्शन वो तो बैलेंस है, तो एक ही वर्क डन हो सकता था, and that is due to tension, but वो भी नहीं हो पा रहा. So therefore, work done due to tension is 0. So therefore, U is constant. Speed is constant. तो speed इस बार क्या होगा ना, इस केस में constant रहेगा. तो इसलिए मैं एक काम करता हूं, मैं इस फिगर को दोबारा बनाता हूं. स्पीड का पता चल गया कांस्टेंट है, और मैं ये कहता हूं कि किसी वक्त है ना, किसी वक्त मान लो ये r है, और किसी वक्त जो है ये ऐसे हो और ये ऐसे हो. तो यहाँ पे अगर मान लो एंगल है तो थोड़ी देर बाद ये टेंजेंट ऐसे हो गया, तो लेट अस से इट हैज कवर्ड एन एंगल ऑफ d थीटा. तो जरा खुद सोचो, ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, तो अगर यहाँ पे d थीटा कवर हो तो वहां पे भी d थीटा ही कवर हो, ये हो जाएगा d थीटा, ठीक है. और ये हो जाएगा सपोज r, सो दिस इज r, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा r d थीटा. ये जो लेंथ ऑफ द पाथ हो जाएगा, ये हो जाएगा r d थीटा. ये r का जो इनिशियल लेंथ होगा वो l होगा, और r का जो फाइनल लेंथ होगा, फाइनल वैल्यू होगा, वो होगा क्या बोलते हैं, 0 फाइनल, क्योंकि वो लपेट के यहाँ पे आ जाएगा. दैट्स ऑल. और ये भी d थीटा हो गया, ठीक है ना.
तो ये d थीटा कवर कर। अब देखो ये क्या है ना, r d थीटा इज आल्सो इक्वल टू व्हाट ना u dt, u dt, ठीक है। तो ये d थीटा कवर कर रहा है तो dt पे, तो यानी ये हो गया r d थीटा लेंथ कवर कर, और यहां पे क्या है ना, ये हो जाएगा r d थीटा, ये चीज। तो therefore you can say d theta by dt will be equal to u by r। तो ये हो जाएगा d theta dt, ठीक है ना। तो ये d theta dt करके कवर होगा, ये देखो। तो हम क्या करेंगे ना, d theta dt जो कवर हो रहा है वो पता चल गया u by r, दिस r is mind you वेरिएबल, ठीक है। और क्या होगा ना, therefore this dl, ये जो dl है वो क्या होगा ना, r d theta। now this dl is nothing but capital R d theta, ये r अलग है, ये अलग है। so the length of the thread that is reducing is equal to r d theta, and d theta can be written as u by r into dt। देखिए सुना है, वो एक्चुअली d थीटा को लिख दिया मैंने dl, है ना। so this is the reduction in the thread, mind you, so you get dl, या dr भी लिख सकते हो, d small r भी लिख सकते हो, ठीक है, d small r which is this। तो ये पहले थ्रेड इतना था, अब थ्रेड इतना ही रह गया, तो ये वाला पार्ट यहाँ पे लपेट चुका है, तो dr यानी चेंज ऑफ रेडियस इज दिस। तो यानी मैं लिख सकता हूँ r into dr is equal to u into dt। तो ये 0 to r 0 to tn, और एक्चुअली माइनस होगा क्योंकि dr में देखो रिडक्शन हो रहा है, तो इफ यू वांट टू राइट इट टेक्निकली करेक्टली यू शुड आल्सो राइट ए माइनस, है ना। तो माइनस लिख दो यहाँ पे, माइनस r dr, माइनस r dr l से लेके 0 तक, l से लेके 0, दैट इज द केस है, ठीक है। अब एक काम करो, यहाँ पे कहीं पे वो कर दो, तो माइनस को उधर लेके जाओ, तो यानी r स्क्वायर बाय 2 l to 0 is equal to minus u into t, ठीक है। तो ये तो 0 से लेकर हो जाएगा, तो ये क्या होगा l स्क्वायर बाय 2 is equal to ut, यानी t is equal to l cube by, oh sorry, r d theta, और d theta का देखो भाई एक r भी होगा, u r भी होगा, तो r u r भी होगा, ठीक है ना। l square by 2 u r, that's the answer, l square upon 2 u r is the answer, ठीक है। that is the answer in this case। So Rohan and Manan Dagwal has given the right answer, and that is l square by 2 u r, that's right। So t is equal to l square upon 2 into u into capital R, ठीक है। वो चेक कर, इसको मिटा देता हूं। तो इस बार जो मेन फीचर था वो ये था कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं, एंगुलर मोमेंटम नॉन कंजर्व हो रहा है इस केस में। तो कई बार हम लोग ना एंगुलर मोमेंटम कंजर्व जबरदस्ती कर लेते हैं, जबकि पता चला उसके अंदर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन वाला स्कीम है नहीं, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। जैसे लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक दो क्वेश्चन किए थे जहां पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं हो रहा था, लेकिन कई बार देख के लगता है कि एज इफ यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो रहा है, सो वन हैज टू बी लिटिल बिट केयरफुल इन दैट, ठीक है। चलो, so that's the answer to this particular question. Any query you can ask, or else you can go ahead. Okay. One more question that is on energy. हमने एनर्जी पे अभी तक डिस्कशन नहीं किया ज्यादा। सपोज मैं कहता हूं कि मैंने ना एक L लेंथ का एक वो लिया, L एक very thin mat type kind of लिया, very thin. So it's a very thin tape kind of very thin tape, जिसका लेंथ L है मानो, ठीक है।
ब्रेड्थ भी लेना है तो ले लो, वैसे इतना जरूरी नहीं। फिर हम क्या करते हैं, दो मासलेस रोलर्स लिया है, दो मासलेस रोलर्स, या नहीं तो उनका भी मास ले लो, चलो कोई बात नहीं। दो सॉलिड सिलिंड्रिकल रोलर्स लिया, इसका मास m है और m ईच, ठीक है, ये लिया m ईच ऑफ रेडियस r स्मॉल। फिर मैं क्या करता हूं, उसको ऐसे रखा देता हूं, ये स्मॉल r का वो है रोलर्स, ऐसे स्मॉल r ईच, और इस मैट को लपेट देता हूं ऐसे, very thin taper, ऐसे। अब इसके फिर ऐसे ऐसे होगा मतलब, तो that you can visualize yourself for that, इस तरीके से, ठीक है। अब फिर मैं क्या करता हूं, ऑब्वियसली ये भी फिर ऐसे दिख जाएगा, तो मैं the rest of the things you can imagine yourself, ठीक है, I leave it to you. Now this entire system is moving with the speed v. Find kinetic energy. Go ahead. ये तो थोड़ा सा 3D काइंड ऑफ व्यू हो गया। अगर तुम साइड व्यू बनाओगे तो ऐसे बनेगा, बिल्कुल साइड से देखोगे तो ऐसे बनेगा, साइड से वो सब नहीं दिखेगा जो 3D में दिख रहा है। ये और ये पूरा ऐसे करके जा रहा है विदाउट स्लिपिंग। नो स्लिपिंग कंडीशन है, तुमको बताना है टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। v velocity से जा रहा है, नो स्लिपिंग is going with the velocity v. Yes, v is the velocity of the whole system. ये पूरा सिस्टम v वेलोसिटी से जा रहा है, पर पता क्या होगा, ये ऐसे करके जाएगा, यूं करते करते करते, यानी जो ये जो अभी ऊपर दिख रहा है ना, थोड़ी देर बाद ये नीचे आ जाएगा और ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा एंड सो ऑन, क्योंकि ये तो ऐसे करके जा रहा है। इट्स समवॉट सिमिलर, सेम तो नहीं कहूंगा, सिमिलर टू व्हाट यू सी इन आटा चक्की वाले जो होता है। लेकिन आटा चक्की वाले में क्या होता है कि दोनों का सेंटर फिक्स है, तो सिर्फ उसका जो बेल्ट है वो आगे पीछे, उसके ऊपर से आगे भी, मतलब ऊपर नीचे होता रहता है। यहाँ पे बेल्ट ऊपर नीचे भी हो रहा है, साथ में रोलर्स भी आगे जा रहे हैं, और दोनों ही ऑब्वियसली सेम रेडियस, सेम मास, सेम वेलोसिटी, सब कुछ सेम। पूरे बेल्ट का मास भी m है, पूरे बेल्ट का मास है, और ये जो दो रोलर्स है इनके भी मास m ईच है। वो तो ऑब्वियसली सिंपलिसिटी के लिए किया है। टैंक के स्केल्स, दैट्स अ गुड एग्जांपल। हाँ बिल्कुल, टैंक के जो वो होता है उसके ऊपर बेल्ट तो नहीं होता है, इट्स अ चेन काइंड ऑफ हमें, तो दैट इज similar to this. Very good example in fact. Anil has given that good example. This is slightly simplified version you can say. With actual time would be like this. फिर इस पे ऐसे, फिर वो सब यहाँ पे ऐसे होता है सब सिस्टम, फिर ऐसे करके lots of things. टैंक का कोई डिजाइन तो नहीं कर रहा हूँ खैर मैं, just give an idea कि ऐसे ही होता है। ठीक है ना, इसका डिस्कशन स्टार्ट करता हूँ। देखो एक चीज मैं थोड़ा कहना चाहूंगा इस दैट, ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, एक्चुअली अगर देखा जाए तो इसका मेथड थोड़ा सा लंबा, इट विल बी प्रीटी लॉन्ग मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। मैं इसको थोड़ा सा शॉर्टर कर रहा हूँ। मैं देखो क्या करना चाह रहा हूँ, इमेजिन करो कि ये जो रोलर्स है ये बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत छोटे छोटे कर दो, तो बहुत छोटे छोटे कर दो सो दैट, अच्छा रोलर का क्या होगा ना, जो टोटल एनर्जी अगर नो स्लिपिंग केस है तो रोलर का जो काइनेटिक एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी रोलर वो क्या होगा ना, लीनियर काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर प्लस रोटेशनल वाले का हाफ mr स्क्वायर बाय 2
into v square by r square। याद है ना वो लीनियर और रोटेशनल वाला। सॉलिड सिलेंडर ले रहा हूँ, सॉलिड सिलेंडर ले रहा हूँ, तो देयरफॉर सॉलिड सिलेंडर के m r square by 2 into v square by r square, तो करके आ जाता है 3/4 mv square। पर क्योंकि दो है रोलर्स, इसलिए अगर मैं इसको रोलर्स कर दूं तो इन दैट केस क्या होगा ना 2 into पूरा एक्सप्रेशन which will be what the 3/2 into 2 यानी equal to 3/2 mv। ये तो होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोलर्स, इनमें तो कुछ करना ही नहीं है, so therefore काइनेटिक एनर्जी कैन गेट डायरेक्टली, नो इश्यूज। अब आ जाओ बेल्ट का। अब देखो बेल्ट का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पता है क्यों? क्योंकि बेल्ट का कुछ पार्ट तो रेस्ट में है, कुछ पार्ट मूव कर रहा है विद वेलोसिटी 2v, तो ये जो बेल्ट है ये तो जा रहा है 2v वेलोसिटी से, लेकिन कुछ पार्ट वेरिएबल वेलोसिटी से जा रहा है, हर पॉइंट का अलग-अलग वेलोसिटी होगा यहाँ, और यहाँ पे भी हर पॉइंट का अलग-अलग वेलोसिटी होगा, so therefore the calculation of the belt is slightly more complex, and if you really want to do it then you have to do a little bit of integration kind of। मैं उससे बचना चाहता हूँ, मैंने इसलिए क्या बोला कि मान लो रोलर्स बहुत पतले पतले कर दो, बहुत छोटे छोटे, तो काइनेटिक एनर्जी तो उतना ही बनेगा, क्योंकि उसमें तो v और वो m और वो सब है, और रेडियस पे इंडिपेंडेंट है, देखो आप तो कैंसिल हो जाता है, इसलिए r से कोई लेना देना नहीं, ठीक है ना। तो स्मॉल r कर दो, क्योंकि ये स्मॉल r, ठीक है, इसलिए मैंने इसको स्मॉल r कर दिया, तो स्मॉल r से कोई मतलब नहीं है क्योंकि कैंसिल हो जाता है, इसलिए रोलर का तो याद है। अब बेल्ट का अगर सेट अगर तुम इसको बहुत नीचे कर दोगे तो दैट केस में ये वाला साइड और ये वाला साइड लगभग नेग्लिजिबल हो, तो जो साइड वाला पार्ट है वो लगभग नेग्लिजिबल हो गया अगर रेडियस बहुत कम कर दो, यानी समझ लो कि बेल्ट का आधा मास ग्राउंड पे है और बेल्ट का ऑलमोस्ट आधा मास 2v वेलोसिटी से जा रहा है, तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ बेल्ट क्या होगा, हाफ आधा मास ऊपर है, आधा मास ग्राउंड पे, इसको मैं नेग्लेक्ट कर रहा हूं फिलहाल, तो इनटू 2m सॉरी इनटू m by 2 2v का होल स्क्वायर, ठीक है, 2v का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ना 4v स्क्वायर और 4 कैंसिल हो गया, यानी इक्वल टू mv। तो देखो टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया ना इक्वल टू mv स्क्वायर प्लस 3/2 mv स्क्वायर, and that is equal to 5/2 mv। ये एक्चुअली इसका शॉर्टर मेथड, दिस इज द शॉर्ट मेथड ऑफ द सॉल्यूशन, लेकिन अगर तुम मान लो डिटेल करना चाहते हो तो इन दैट केस थोड़ा सा इश्यूज है। अब बताता हूँ इश्यूज क्या क्या है, तो इसके लिए काम करता हूँ, अगर तुम पूरा डिटेल सॉल्यूशन चाहते हो ना दैट कैन बी टू वर्क आउट लॉट, तो मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ, ये जो ये वाला पार्ट आ रहा है ऊपर वाले, ठीक है, तो उसको मैं काम करता हूं, मैं इसको ले लेता हूं सपोज सम लेंथ तो नहीं ले सकता हूं बट x ले लेता हूं, ये भी x है, तो और ये हो गया पाई r और ये पाई r, यानी 2x है ना, 2x प्लस 2 पाई r इज इक्वल टू n। तो इस x वाले पार्ट का मास क्या है ना, तो इसका मास आ जाएगा x बाय 2x प्लस 2 पाई r सॉरी x बाय l इनटू m। तो इसका तो काइनेटिक एनर्जी होगा नहीं क्योंकि ये तो रेस्ट पे है ना, विदाउट स्लिपिंग, इसका होगा, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ x वाला, इस पे काम करता हूं, दो चार पार्ट्स में डिवाइड करता हूं, 1 2 3 4, इसमें से 2 और 4 तो बराबर है, तो 2 का निकाल के मैं डबल करता हूं, एक ही बात है या नहीं। तो मैं x बाय l वाला पार्ट का कैलकुलेट करता हूं, पहले k3 k1 तो 0 आ जाएगा, क्योंकि k1 तो है ना 0 आएगा क्योंकि वो जमीन पे बैठा है, k3 क्या होगा ना x बाय l इनटू m इनटू हाफ इनटू 2v का होल स्क्वायर, so that will be equal to 2m
v स्क्वायर x by l 2mv स्क्वायर x by l, ये आ गया k3। अब आ जाओ k2 is equal to k4, k2 is equal to k4, now that will be integration। तो वो इंटीग्रेशन हम कैसे करें? तो मैं एक काम करता हूं, मैं कहता हूं एक काम करो, है ना, यहां पे थीटा एंगल पे एक बोलो थीटा एंगल, तो इसका जो ये होगा, अब मैं इसको प्योर रोलिंग अबाउट दिस इंस्टेंट कर सकता हूं, तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, है ना, इसका जो लेंथ होगा वो होगा r d थीटा, यानी हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ हाफ m बोलते क्या होगा r d थीटा बाय l, है ना, ये हो गया m r d थीटा, है ना, थीटा और ये छोटा सेक्शन मान लो d थीटा है, ये थीटा हो गया, ठीक है, थीटा और d थीटा, ठीक है। तो d थीटा वाले पोर्शन का मास क्या होगा ना, r d थीटा इसका लेंथ है और पूरे बेल्ट का लेंथ l है, मास को यूनिट लें इनटू m इनटू v, v क्या होगा अगर इसको इंस्टेंटेनियस मानते हो तो दैट केस इसका जो वेलोसिटी होगा वो ऐसा परपेंडिकुलर टू दिस रेडियस, कितना होता है ओमेगा r, ओमेगा क्या होगा ना, ओमेगा विल बी इन दिस केस v बाय स्मॉल, तो ओमेगा इनटू r, r बोलते क्या होगा ना, ये अगर स्मॉल r है ऑब्वियसली फिर ये क्या होगा ना, ये थीटा बाय 2 है ना, तो ये हो जाएगा 2r sin थीटा बाय 2, यानी 2 ओमेगा इनटू r sin थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। वो पता मैंने क्या किया, ये जो लेंथ है ना ये हो जाएगा 2r sin थीटा बाय 2, इज दैट ओके? तो 2r sin थीटा बाय 2, एक्चुअली लिखने का जगह नहीं है, मैं इसको मिटा दूं थोड़ा सा, मिटा दो क्या फर्क पड़ता, तो ओमेगा तो ये हो गया और r sin थीटा बाय 2, तो r sin थीटा बाय 2 का डबल ये रेडियस हो गया उसका, अगर इसको इंस्टेंटेनियस एक्सिस मानते हो, और ओमेगा तो है v बाय r, तो v बाय r, तो ये चीज आती है, तो कस का स्क्वायर, तो हाफ mv स्क्वायर, लिमिट्स क्या है ना, थीटा 0 से लेके पाई तक, है ना, पूरा 180 डिग्री तक, ये आ जाएगा 0 से लेके पाई तक, इज इक्वल टू क्या आ रहा है, तो देखो काफी कुछ कैंसिल होगा इधर, r तो पूरा कैंसिल हो गया, तो 2 4 हो गया 2, यानी 2 m by l 0 to pi, बल्कि एक काम करता हूं मैं 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 यहां पे ले लेता हूं, 2 अंदर रख लेता हूं, m तो बाहर आ चुका है, v स्क्वायर भी बाहर रख दो, mv स्क्वायर बाय l 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 इनटू d थीटा, ठीक है, तो ये आ जाएगा इक्वल टू mv स्क्वायर बाय l इनटू, नाउ 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 का मतलब 1 माइनस cos 2 थीटा, तो cos थीटा होगा, व्हिच मींस cos थीटा, यानी 1 माइनस cos थीटा, ठीक है, का इंटीग्रेशन d थीटा 0 से लेके पाई तक, जगह तो बिल्कुल ही नहीं है, तो एक काम करता हूं मैं इसका ऐसे ही लिख के रख देता हूं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलर्स इज इक्वल टू 3/2 mv स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिख देना है ना, सो दैट क्या है कि मैं आराम से इसका कैलकुलेशन कर सकता हूं, तो कितना कैलकुलेशन हो जाएगा, ये देखो, तो ये आ जाएगा कितना ना, d थीटा का हो जाएगा 0 टू पाई, यानी पाई mv स्क्वायर बाय l, ठीक है, वो एक टर्म लग रहा है छूट रहा है, टर्म छूट रहा है, वो है r, एक r भी आएगा, है ना, एक r भी आएगा, तो पाई mv स्क्वायर r बाय l, और d थीटा का पाई आ गया, तो वो मैंने लिख दिया, cos थीटा इज अ फंक्शन व्हिच विल बिकम इक्वल टू 0, क्योंकि cos थीटा इवन फंक्शन, ये 0 होगा, यानी इसका आंसर आ गया
So this is your K2. ठीक है, अब चेक करो। तो पाई आर हो गया और हमने डबल किया था, हमने डबल नहीं किया ना, ठीक है। तो ये तो आ गया। तो यानी अब देखो कितना आ गया टोटल काइनेटिक एनर्जी। टोटल काइनेटिक एनर्जी आएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलर प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ बेड। अब रोलर का कितना आ रहा है ना, रोलर का आ रहा है, इसको डबल करेंगे तो आ जाएगा 2 पाई स्मॉल r इनटू mv स्क्वायर बाय l प्लस ऊपर का k3 आएगा 2 mv स्क्वायर x बाय l यानी प्लस 2 mv स्क्वायर x बाय l। मैं काम करता हूं, मैं mv स्क्वायर ले लेता हूं कॉमन, ठीक है। तो अगर mv स्क्वायर कॉमन लेता हूं तो आ जाएगा 2 पाई r बाय l, 2 पाई r प्लस 2x बाय l। देखो ये आ रहा है एक्सप्रेशन, ठीक है। अच्छा बाय द वे ये हो गया पाई r और ये भी हो गया पाई r प्लस ये हो गया x और ये हो गया x, तो यानी 2x। तो क्या आ गया फिर, नहीं ये पूरा आ गया रोलर के बराबर, तो यानी कितना आ गया mv स्क्वायर। So this becomes the kinetic energy of the whole system. एक बार चेक कर लो, ओके। रोलर एक्चुअली रोलर नहीं, रोलर पार्ट, ओके। अच्छा अब अगर टोटल काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो फिर क्या होगा ना, साथ में काइनेटिक एनर्जी और रोलर भी ऐड कर देंगे। चलो उसको बाद में करते हैं, इसको कर देता हूं मैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ बेड, ठीक है। तो mv स्क्वायर आ गया, तो देयरफॉर टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया ऑफ सिस्टम विल बी ये mv स्क्वायर प्लस 3/2 mv स्क्वायर यानी 5/2 mv स्क्वायर, ठीक है। लेकिन एक चीज तो देखा ही होगा, इज दैट कि मैंने ये क्वेश्चन करते हुए कम से कम 4-5 मिनट तो लगी गया, और इसके पहले वाले जो मेथड मैंने बताया था शॉर्टकट, उसमें देखा होगा 1 मिनट भी नहीं लगा था क्वेश्चन में। तो वही वाला मेथड ऑब्वियसली सुपीरियर मेथड है। बट इफ समबडी लेट्स से आस्क्स मी कि नहीं मुझे तो पूरे एक पॉइंट का काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करके इंटीग्रेशन करके करना है, देन आई विल बी फोर्स्ड टू डू दिस। तो ये लंबा मेथड ऑब्वियसली, इसमें पूरा इंटीग्रेशन वगैरह कितना कुछ किया, और जो मैंने शॉर्टकट बताया उससे क्या होगा ना, बहुत जल्दी सॉल्व, ठीक है ना। तो वो देख सकते हो। अच्छा इधर रोहनवीर से क्वेश्चन है, दैट इज सर बेल्ट रोलर्स के अराउंड स्ट्रेच होगी क्या? नहीं वो सब नहीं लेंगे। लाइक belts are unstretchable obviously, I mean we have to take them as elastic belts. Shivam said instead of integration for parts 2 and 4 could we just consider them as half hollow cylinders and then solve for kinetic energy? Yes of course, as I said that actual क्या हो रहा है ना, इसको पार्ट बाय पार्ट डिवाइड करके भी कर सकते हैं, ठीक है ना। सो दैट्स अप टू यू। बट मैंने एक्चुअली बिल्कुल बेसिक मेथोडोलॉजी से सॉल्व किया so that you get a feel of what exactly happens during kinetic energy, ठीक है ना। चलो I think that's what we have time for today. We will continue with I think that's what about rotation as well, so we'll continue with some different chapter or different concept that is of tomorrow's class, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, have a good day. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you and have a good day.